Hello students, now we will start chapter first from our Vistas book, The Third Level. विस्टास बुक का पहला चैप्टर है ये द थर्ड लेवल। इसको लिखा है जैक फिने ने। इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर इज़ द मेन कैरेक्टर चार्ली। चार्ली एक 31 ईयर्स ओल्ड लड़का है। सेकंड कैरेक्टर है उसकी वाइफ लुइज़ा। थर्ड कैरेक्टर है चार्ली का फ्रेंड और साइकियाट्रिस्ट सैम। वो चार्ली का फ्रेंड है और प्रोफेशनली एक साइकियाट्रिस्ट भी है। साइकियाट्रिस्ट होते हैं जो मेंटली इल लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two, but I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. इस स्टोरी का नरेटर है चार्ली। चार्ली कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के या हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, वो कस्में खाकर कह सकते हैं कि 2 ही हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि 3 हैं क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे गया हूँ। ये 2 और 3 किस चीज़ की बात हो रही है? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के लेवल्स की बात हो रही है। हर कोई कहता है कि 2 हैं, लेकिन चार्ली कहता है कि 3 हैं। तो आगे चार्ली हमें बताता है कि वो ऑलरेडी जो काम उसको करना चाहिए था वो कर चुका है, यानी कि जब उसको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो हर कोई उसको यही सलाह देगा कि वो जाके किसी साइकियाट्रिस्ट से बात करे। तो उसने एक साइकियाट्रिस्ट से ऑलरेडी बात कर ली है, ऐसा चार्ली हमें बताता है। सो वो साइकियाट्रिस्ट चार्ली का फ्रेंड है। चार्ली ने उसको थर्ड लेवल के बारे में बताया है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है? वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है चार्ली के लिए। साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि वो एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, मतलब चार्ली को आदत हो गई है इस तरह से चीज़ों को इमेजिन करने की। डॉक्टर के अकॉर्डिंग, सैम के अकॉर्डिंग, चार्ली खुश नहीं था, अनहैप्पी था, जो सुनकर उसकी वाइफ परेशान हो जाती है। लेकिन फिर डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि चार्ली अनहैप्पी क्यों था। चार्ली के अनहैप्पी होने का कारण था मॉडर्न वर्ल्ड की इनसिक्योरिटीज़, फियर, वार, वरी या बाकी सारी नेगेटिव चीज़ें जिनके कारण आजकल लोग टेंशन में रहते हैं काम को लेकर, और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, दुनिया भर का उस पर प्रेशर होता है। तो उन सभी चीज़ों को लेकर वो परेशान था अंदर ही अंदर, और वो उन सभी चीज़ों से भागना चाहता था। ऐसा डॉक्टर ने कहा चार्ली को और उसकी वाइफ को कि चार्ली की मेंटल कंडीशन ऐसी है। खैर, ये बात भी सही थी कि इन सब चीज़ों से तो हर कोई ही भागना चाहता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो इन प्रॉब्लम्स के साथ रहना चाहे। लेकिन फिर भी हर कोई चार्ली की तरह थर्ड लेवल पे तो नहीं पहुंच जाता है। तो चार्ली का केस इसीलिए डिफरेंट था। तो सभी फ्रेंड्स इस बात पे एग्री कर रहे थे कि वाकई में चार्ली का केस डिफरेंट है, क्योंकि हर कोई इन परेशानियों से मुक्ति चाहता है, लेकिन कोई भी थर्ड लेवल पे नहीं पहुंच जाता है। और सभी का इशारा था चार्ली के स्टैम्प कलेक्शन की तरफ। चार्ली जो स्टैम्प कलेक्ट किया करता था, सब लोगों की नज़र में वो स्टैम्प कलेक्शन एक टेम्परेरी रिफ्यूज था रियलिटी से। मतलब जब चार्ली स्टैम्प अपने स्टैम्प्स को देखता था, अपने कलेक्शन को देखता था, तो रियलिटी से बिल्कुल दूर चला जाता था, उन्हीं में खो जाता था। तो इसीलिए दोस्तों के अकॉर्डिंग स्टैम्प कलेक्शन उसका रिफ्यूज था रियलिटी से। लेकिन इस पर चार्ली सफाई देते हुए कहता है कि उसके दादाजी के ज़माने में कोई इनसिक्योरिटी, कोई फियर, वार, वरी या कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं थी। लाइफ बहुत ही ज़्यादा पीसफुल थी। तो दादाजी को तो रिफ्यूज की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी दादाजी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे। और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी तो स्टैम्प कलेक्ट करते थे। तो स्टैम्प कलेक्ट करना मेंटली अनहेल्दी होने की निशानी कैसे हो सकती है? अगर मैं स्टैम्प कलेक्ट करने की वजह से ही मेंटली अनहेल्दी हूँ, तो इसका मतलब तो ये लोग भी मेंटली अनहेल्दी हुए। तो चार्ली कहता है कि स्टैम्प कलेक्शन का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, वो बस मेरी हॉबी है, दैट्स इट। फिर आगे चार्ली बताता है हमें कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे एक्चुअली में क्या हुआ था जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। डॉक्टर से मिलना पड़ रहा है, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ रही है, तो हुआ क्या था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर? तो एक रात की बात है, पिछले समर सीज़न में वो अपने ऑफिस में देर तक काम कर रहा था। तो ऑब्वियसली उसको घर जल्दी पहुंचने की बहुत ज़्यादा थी। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए, इसीलिए उसने क्या सोचा कि वो बस से नहीं जाएगा, वो सबवे से जाएगा घर पर। बस ना लेके वो सबवे लेगा ताकि वो घर जल्दी पहुंच जाए। सबवे होती है अंडरग्राउंड ट्रेन जो कि बस से तेज़ चलती है। तो अब आगे चार्ली कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। मैं बस एक नॉर्मल 31 साल का लड़का हूँ जिसका नाम चार्ली है।
चार्ली अब अपने गेटअप के बारे में बताता है, अपने अपीयरेंस के बारे में, कि मैंने एक टैन गैबरडाइन सूट पहना है। गैबरडाइन एक स्ट्रॉन्ग कॉटन फैब्रिक होता है। डार्क कलर का कॉटन ये गैबरडाइन का सूट पहना हुआ है। मैंने एक स्ट्रॉ हैट पहनी है जिस पे एक फैंसी बैंड बंधा हुआ है। मैं लगभग 1 दर्जन आदमियों के आसपास से गुजरा हूँ। यहाँ पर चार्ली बताना चाह रहा है कि मैं मेंटली वहीं पर प्रेजेंट था। ऐसा नहीं था कि मैं कहीं और खोया हुआ था या किसी परेशानी में उलझा हुआ था। मेरा दिमाग वहीं था, उसी सिचुएशन में था कि मैं सबवे लेने जा रहा हूँ और दर्जनों आदमियों के आसपास से गुजरा था मैं, जो मेरे ही जैसे दिखते थे, मतलब मेरी ही तरह थे। और मैं किसी चीज़ से उस टाइम पे बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं केवल घर पहुंचना चाहता था, लुइजा के पास, अपनी वाइफ के पास। मेरा माइंड बिल्कुल शांत था। इस बात से चार्ली का ये मतलब है जो वो ये सब कुछ बता रहे हैं। तो आगे चार्ली कहता है कि वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में एंटर होता है वेंडरबिल्ट एवेन्यू से। फिर वो फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है जहाँ पर नॉर्मल ट्रेन्स मिलती हैं 20th सेंचुरी जैसी। और फिर वो और नीचे जाता है तो सेकंड लेवल पे पहुंचता है जहाँ पर सब अर्बन ट्रेन्स मिलती हैं। फिर वो एक आर्क्ड डोरवे में घुसता है, एक गोल सा ऊपर से गोलाकार में होता है दरवाज़ा, वहाँ घुसता है और पता नहीं अचानक से खो जाता है। वो कहता है आगे कि वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे सैकड़ों बार आया गया है, लेकिन हर बार उसके साथ क्या होता है कि वो हर बार ही नए डोरवेज उसको मिलते हैं, नए दरवाजे मिलते हैं, नई सीढ़ियाँ मिलती हैं, नए कॉरिडोर्स मिलते हैं। एक बार वो एक टनल में गया, लगभग 1 मील लंबी टनल थी, और बाहर आके अपने आप को कहाँ पाया उसने, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में। और दूसरी बार जब उस टनल में घुसा तो अपने आप को एक ऑफिस की बिल्डिंग में पाया। तो यहाँ पर चार्ली कह रहा है कभी कभी उसको लगता है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जो है वो पेड़ की तरह बढ़ रहा है। जैसे कि पेड़ की जड़ें होती हैं, कहीं से कहीं तक भी फैल जाती हैं, ऐसे ही चार्ली के अकॉर्डिंग ग्रांड सेंट्रल स्टेशन भी पेड़ की तरह ही बढ़ रहा है। उसमें हमेशा ही उसको नए कॉरिडोर्स नज़र आते हैं, नए स्टेयरकेसेस नज़र आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पेड़ की नई नई जड़ें होती हैं, कहीं से कहीं भी वो निकल जाती हैं। आगे चार्ली हमें बताता है कि हो सकता है एक लंबी सी टनल हो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में नीचे, जो नीचे ही नीचे बढ़ती जा रही हो, शहर के सड़कों के नीचे ही नीचे बढ़ती जा रही हो। और हो सकता है वो कल को अपना रास्ता टाइम्स स्क्वायर पे खोले या फिर सेंट्रल पार्क में खोल ले दूसरा रास्ता, और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कई सालों से कई लोगों के लिए ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एक एग्जिट का तरीका ही तो रहा है। जिस तरह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ उस तरह से हो सकता है और लोग भी यहाँ पहुँचे ही हों। लेकिन मैंने ये टनल वाली बात अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताई थी। टनल के बारे में मैं क्या सोचता हूँ ये वाली बात मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताई। अब चार्ली आगे बताता है कि वो जिस कॉरिडोर में होता है तो वो कॉरिडोर अचानक से लेफ़्ट की साइड मुड़ता है और नीचे की तरफ जाता है, जैसे ढलान होती है नीचे की तरफ उतरते हुए, बिल्कुल वैसे ही जाता है। पहले चार्ली को लगता है कि वो गलत रास्ते पे है, लेकिन फिर भी वो चलता ही जाता है और उसको केवल अपने ही पैरों की आहटें सुनाई देती हैं। वहाँ चार्ली के अलावा कोई और नहीं होता है, उसे अपनी ही आहटें सुनाई देती हैं। चार्ली कहता है कि मैं वहाँ पर उस कॉरिडोर के अंदर किसी भी जीते जागते आदमी के पास से नहीं गुजरा, कोई आदमी मेरे आसपास से नहीं गुजरा, मैं बिल्कुल अकेला था। तो आगे चार्ली कहता है कि फिर थोड़ी दूर जाके कॉरिडोर में आगे जाके उसको लोगों के बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है। जब आवाज़ गूंजती है तो अलग टाइप का नॉइज़ आता है, बिल्कुल वैसे ही उसको गूंजने की आवाज़ सुनाई देती है। तो उसको लगता है कि शायद कहीं ओपन स्पेस में आगे लोग बातें कर रहे होंगे। टनल फिर से लेफ़्ट मुड़ती है और फिर वो नीचे थोड़ा उतरता है, 2-3 सीढ़ियाँ नीचे उतरता है और फिर बाहर आ जाता है थर्ड लेवल पर। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर वो पहुंच जाता है। इस पैराग्राफ में चार्ली ने बताया है कि बस कॉरिडोर में किस टाइप का माहौल था। कॉरिडोर में उसको कोई नहीं मिला था, वो अकेला ही था। उसको शुरुआत में लगता है कि वो गलत रास्ते पर है, लेकिन वो फिर भी चलता गया। सिर्फ इतना ही बताया और टनल से बाहर निकल के उसने अपने आप को ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पाया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। चार्ली आगे कहता है कि एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि मैं सेकंड लेवल पर ही वापस आ गया हूँ घूम फिर कर, लेकिन फिर मैंने देखा कि जो रूम है वो यहाँ पर बहुत छोटा है और यहाँ पर जो टिकट विंडोज़ है वो भी बहुत कम है। ट्रेन के जो गेट हैं और इन्फॉर्मेशन बूथ है, जैसे पूछताछ केंद्र होता है स्टेशन पर, जो इन्फॉर्मेशन बूथ हैं वो भी सब ओल्ड फैशनड हैं, लकड़ी के बने हुए हैं और पुराने ज़माने के हैं। और जो इन्फॉर्मेशन बूथ में आदमी बैठा है उसने ग्रीन आई शेड लगाया हुआ है, मतलब हरे रंग का चश्मा लगाया हुआ है और लॉन्ग ब्लैक स्लीव का कुछ पहना हुआ है। और लाइट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिम है और सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग,
फ्लिकरिंग का मतलब होता है टिमटिमाना, जैसे तारे टिमटिमाते हैं, कभी ब्राइट होते हैं कभी बहुत ज़्यादा डिम हो जाते हैं, लाइट भी वहाँ पर ऐसे फ्लिकर कर रही थी। फिर चार्ली ने देखा कि लाइट्स ऐसे क्यों फ्लिकर कर रही हैं, लाइट्स का फ्लिकर होने का मतलब क्या है। तब उसने ऑब्जर्व किया कि वो बल्ब नहीं थे, लाइट बल्ब नहीं थे, गैस लाइट्स थी, मतलब फ्लेम जल रही थी, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। तो हवा लगने के कारण वो फ्लिकर कर रही थी, कभी डिम हो जाती थी कभी तेज़ हो जाती थी, वो असली गैस लाइट थी। अब आगे चार्ली बताते हैं हमें कि वहाँ पर थर्ड लेवल पर प्लेटफॉर्म पर जगह जगह ब्रास स्पिटून्स रखे हुए थे। स्पिटून्स होते हैं थूकने के लिए जो पॉट यूज़ होता है, थूकने के लिए जो बर्तन यूज़ होता है, थूकदान, जैसे कि एस्ट्रे होती है वैसे ही थूकने के लिए जो बर्तन यूज़ होता है, जो पॉट यूज़ होता है, उसको स्पिटून्स बोलते हैं। और ब्रास एक तरह का मेटल है, तो ब्रास के स्पिटून्स रखे हुए थे फ्लोर पर। और स्टेशन पर उसने कहीं से देखा कि उसकी आँख में लाइट की चोंध लगती है, लाइट की चमक आके उसकी आइज़ में चुभती है। तो उसने देखा कहाँ से आ रही थी वो लाइट। एक आदमी अपनी वेस्ट पॉकेट से, अपनी ऊपर वाली पॉकेट से गोल्ड वॉच निकाल रहा था, सोने की पॉकेट वॉच थी उसके पास, वो निकाल रहा था। उसने उस पॉकेट वॉच का कवर ओपन किया और घड़ी की तरफ देखा, और वो मुंह बनाने लगा घड़ी की तरफ देख के, थोड़ा सा टेंशन में आ गया था। उस आदमी ने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी। डर्बी हैट जैसे कि नॉर्मल हैट होती है, लेकिन डर्बी हैट में क्या होता है, एजेस थोड़े से नैरो होते हैं, थोड़े पतले एजेस होते हैं। नॉर्मल हैट में चौड़े चौड़े एजेस होते हैं, किनारे जो होते हैं हैट के वो चौड़े होते हैं, लेकिन डर्बी हैट में किनारे थोड़े से नैरो होते हैं। उसने 4 बटन वाला ब्लैक सूट पहना हुआ था जिसके टीनी लेपल्स थे। लेपल्स होते हैं जो फ्रंट कॉलर जैसे होते हैं कोट पर, फ्रंट कॉलर होते हैं कोट पर, उनको लेपल्स बोलते हैं। तो वो छोटे छोटे लेपल्स थे, और उसकी बड़ी बड़ी काले रंग की हैंडल बार मुस्टैक थी। हैंडल बार मुस्टैक होती है घुमावदार मूछ, जो गोल गोल घूमी हुई सी होती है साइड में से, वैसी मूछ थी। फिर चार्ली ने क्या किया, अपने आसपास देखा तो हर कोई ऐसे कपड़े पहने हुआ था, हर किसी ने 1890 के ज़माने के कपड़े पहने हुए थे। चार्ली ने कभी भी अपने लाइफ में इतने सारे बियर्ड्स, साइड बर्न्स और फैंसी मुस्टैक्स नहीं देखे थे। मतलब पुराने ज़माने में लोग वैसे रहते थे कि ज़्यादा बियर्ड रखनी थी उनको, साइड बर्न्स लंबे लंबे होते थे, और मुस्टैक जो होती थी, मूछें जो होती थी लोगों की, वो बहुत फैंसी होती थी, अलग अलग शेप की भारी भारी मूछें होती थी। तो चार्ली ने कभी ऐसा नहीं देखा था। उसको लग रहा था कि शायद टाइम में कुछ ना कुछ अप डाउन हुआ है। फिर उसने एक वुमेन को देखा, वो भी पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थी, उसने लंबे लंबे शूज़ पहने हुए थे, हाई बटन शूज़ पहने हुए थे, मतलब ओवरऑल ओल्ड फैशन था सब कुछ। उस लेडी के पीछे उसने देखा कि ट्रैक्स पर, जो रेलवे ट्रैक होते हैं, एक लोकोमोटिव खड़ा था, एक इंजन खड़ा था। वो बहुत छोटा लोकोमोटिव था, छोटा इंजन था, करियर एंड ईव्स कंपनी का था, करियर एंड ईव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक। उसकी जो चिमनी थी वो फनल शेप की थी। फनल होता है जो ऊपर से थोड़ा गोल गोल होता है, चौड़ा होता है, और नीचे से पाइप जैसा होता है, जिसको कोई भी लिक्विड दूसरे बर्तन में डालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फनल जैसी शेप का था वो, उसकी जो चिमनी थी। और तब चार्ली को रियलाइज़ होता है कि चार्ली कहीं ना कहीं टाइम में पीछे आ चुका है, वो पुराने ज़माने के टाइम में आ चुका है। तो चार्ली ने क्या किया, श्योर होने के लिए कि वो किस टाइम में है, वो एक न्यूज़पेपर वाले लड़के के पास गया। उसने देखा कि उसके पैरों में बहुत सारे न्यूज़पेपर रखे हुए थे, न्यूज़पेपर का ढेर पड़ा हुआ था। तो उसने वहाँ से एक न्यूज़पेपर उठाया, न्यूज़पेपर पे नाम लिखा था, न्यूज़पेपर का टाइटल था द वर्ल्ड। द वर्ल्ड नाम का वो न्यूज़पेपर था। चार्ली सोचता है कि द वर्ल्ड न्यूज़पेपर तो सालों पहले पब्लिश होना बंद हो चुका है, कभी पुराने ज़माने में पब्लिश हुआ करता था, अब तो ये बंद हो चुका है। उस न्यूज़पेपर पे जो लीड स्टोरी थी, फ्रंट पेज की स्टोरी थी, वो कोई प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। फिर चार्ली उस न्यूज़पेपर पे डेट देखता है, वो डेट थी 11 जून 1894। अब चार्ली श्योर हो चुका है कि वो 1894 के टाइम में आ चुका है, इसीलिए उसको सब कुछ इतना ओल्ड फैशन्ड नज़र आ रहा था। लोगों के कपड़े, रहने का स्टाइल, स्टेशन का माहौल भी सब ओल्ड फैशन था। तो अब चार्ली को कंफर्म हो चुका है कि वो पुराने ज़माने में आ चुका है। कंफर्म करने के लिए उसने न्यूज़पेपर का सहारा लिया है। ओके, अब चार्ली टिकट विंडो की तरफ मुड़ता है, क्योंकि चार्ली को पता चल गया है कि थर्ड लेवल पर, ग्रांड सेंट्रल के थर्ड लेवल पर, वो अपने और अपने वाइफ के लिए यूएस में कहीं भी जाने के टिकट ले सकता है, जहाँ पर भी वो 1894 में जाना चाहता है। मतलब वो 1894 के ज़माने में जिस भी जगह को विज़िट करना चाहता है, वो वहाँ के टिकट थर्ड लेवल से ख़रीद सकता है।
ऐसा सोचकर वो टिकट विंडो की तरफ मुड़ता है। उसको गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाने के लिए 2 टिकट चाहिए थे। गेल्सबर्ग इलिनॉइस चार्ली का होम टाउन था। चार्ली के दादाजी वहाँ रहा करते थे, तो चार्ली गेल्सबर्ग इलिनॉइस को देखना चाहता था कि 1894 में वो शहर कैसा दिखता था। अपनी वाइफ को भी वो वहाँ ले जाना चाहता था। अब आने वाले पैराग्राफ में चार्ली ने गेल्सबर्ग इलिनॉइस को डिस्क्राइब किया है। हैव यू एवर बीन देयर? कहता है चार्ली कि आप कभी वहाँ गए हैं? बहुत वंडरफुल टाउन है, अभी भी इतना वंडरफुल है। बड़े बड़े फ्रेम हाउसेस हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ हैं जिनकी ब्रांचेस ऊपर ही ऊपर मिलती हैं। ब्रांचेस के जो हेड हैं वो मिलते हैं और गली में एक रूफ जैसा क्रिएट कर देते हैं, छत जैसा क्रिएट कर देते हैं। और 1894 में तो जो गर्मियों के समय में शाम का टाइम हुआ करता था वो बहुत लंबा होता था, लगभग दुगना लंबा हुआ करता था। लोग शाम को अपने लॉन्स में आकर बैठ जाया करते थे। जो आदमी होते थे वो सिगार स्मोक करते रहते थे, धीरे धीरे बातें करते रहते थे। और जो वुमेन होती थी, लेडीज़ होती थी, वो पाम लीव्स से पंखा करती रहती थी। पाम लीव्स बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं। वहाँ पर सभी जगह फायर फ्लाइज उड़ती रहती थी, जुगनू उड़ते रहते थे। बहुत पीसफुल वर्ल्ड था। ऐसा चार्ली बता रहा है 1894 में गेल्सबर्ग इलिनॉइस कैसा दिखता होगा। तो चार्ली कहता है कि वहाँ पर उस समय में जाना जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को 20 साल बाकी थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को 40 साल बाकी थे, 40 साल से ज़्यादा बाकी थे। तो मैं उस ज़माने में अपना शहर देखना चाहता था और उसी के लिए मुझे 2 टिकट्स चाहिए थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है कि चार्ली गेल्सबर्ग इलिनॉइस क्यों जाना चाहता था। एक तो गेल्सबर्ग इलिनॉइस उसका होम टाउन था, दूसरे की वो उस शहर को उस ज़माने में देखना चाहता था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 20 साल का समय बाकी था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 40 साल से ज़्यादा का समय बाकी था। तो अब चार्ली आगे बताता है कि उसने 2 टिकट मांग लिए गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाने के लिए। जो क्लर्क था टिकट विंडो पे, उसने किराया कैलकुलेट किया। वो चार्ली के फैंसी हेडबैंड को देख रहा था, क्योंकि चार्ली ने नए ज़माने के कपड़े पहने हुए हैं, इसीलिए वो चार्ली के हेडबैंड को देख रहा था, हैट पे जो बैंड बंधा हुआ था उसको। और लेकिन फिर भी अपना काम कर रहा था। उसने किराया कैलकुलेट किया। मेरे पास इतना पैसा था कि 2 कोच टिकट्स तो मिल ही जाते आराम से, मतलब गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाने के लिए 2 टिकट तो मिल ही जाते एक तरफ के। लेकिन जब मैं पैसे गिन रहा था जेब में से निकाल कर, तो वो क्लर्क जो था मुझे घूरने लगा, स्टेयर करने लगा। फिर उसने मेरे हाथ में जो नोट थे उनकी तरफ इशारा किया और कहा, दैट इज़ नॉट मनी मिस्टर, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार। कि मिस्टर, ये जो आप हाथ में लेके खड़े हो ना, इसको पैसा नहीं कहते, ये पैसा नहीं है, ये हमारी करेंसी नहीं है। और अगर आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो आप ज़्यादा देर तक ये चीज़ चला नहीं पाओगे, ज़्यादा देर तक मुझे धोखा नहीं दे पाओगे। और फिर उसने अपने साइड में रखे हुए कैश ड्रॉर की तरफ देखा, तो चार्ली ने भी देखा। चार्ली ने ऑब्ज़र्व किया कि वो जो नोट थे वो नोट पुराने ज़माने के थे, ओल्ड स्टाइल करेंसी थी। अब चार्ली इतने पुराने टाइम में वहाँ पे था तो करेंसी ज़रूर चेंज हुई होगी इतने टाइम में। तो वो पुराने ज़माने के नोट्स थे और आज के ज़माने से बहुत अलग दिखते थे। तो चार्ली ने सोचा कि यहाँ से भागना ही ठीक रहेगा। अगर इसने मुझे धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में जेल डाल दिया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जेल जाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, चाहे वो मॉडर्न टाइम में हो या 1894 में हो, जेल तो जेल ही होता है। तो ये सोचकर चार्ली वहाँ से भाग निकला और बस इतना ही हुआ था वहाँ पर। फिर चार्ली बताता है आगे कि मैं उसी रास्ते से वापस आ गया जिस रास्ते में 3rd लेवल पे घुसा था, ऐसा मुझे लगता है। तो अगले दिन लंच टाइम के दौरान चार्ली ने क्या किया, अपने बैंक से, अपने बैंक अकाउंट से जितने भी पैसे थे उसके पास थे $300। तो उसने सारे के सारे पैसे निकाल लिए, अपनी सारी सेविंग्स निकाल ली और जाकर ओल्ड स्टाइल करेंसी ख़रीद ली। अपने नई करेंसी के बदले पुराने ज़माने की करेंसी ख़रीदी और $300 में वो पुराने ज़माने के $200 ही ख़रीद पाया। तो ये बात सुन के साइकियाट्रिस्ट बहुत परेशान हुआ कि इस लड़के ने मतलब इमेजिनेशन के चक्कर में इतना खर्चा भी कर दिया। लेकिन चार्ली को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि उसने $300 के बदले $200 ही लिए हैं, क्योंकि उसका मानना ये था कि जब मैं 1894 के समय में चला जाऊंगा अपनी वाइफ को लेकर तो खर्चे तो वैसे ही कम हो जाएंगे। पुराने ज़माने में महंगाई इतनी थी ही नहीं, 13 सेंट्स में 1 दर्जन अंडे आ जाया करते थे। तो उसको लगा कि महंगाई भी तो कम होगी तो कोई बात नहीं, कम पैसों में काम चल जाएगा। लेकिन उसको दोबारा से वो कॉरिडोर मिला ही नहीं जो 3rd लेवल पे जाता था। उसने पुराने ज़माने की करेंसी ख़रीद तो ली थी टिकट ख़रीदने के लिए, लेकिन अब उसको दोबारा वो कॉरिडोर ही नहीं मिला जो 3rd लेवल पे जा रहा था। चार्ली ने बहुत बार ट्राई किया लेकिन उसको फिर भी वो
कॉरिडोर नहीं मिला जो थर्ड लेवल पे जाता था। जब चार्ली की वाइफ को, लुइजा को, ये पता चला कि चार्ली ने अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी है पुरानी करेंसी खरीदने के लिए, पुराने नोट खरीदने के लिए जो अब चलते भी नहीं हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो वो नहीं चाहती थी कि चार्ली और ज़्यादा थर्ड लेवल को ढूंढे। जब चार्ली ने थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दिया तो वो वापस अपने स्टैम्प्स की तरफ चला गया, अपने स्टैम्प्स को दोबारा देखने लगा, जो उसका कलेक्शन था उसको। लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि चार्ली और लुइसा दोनों ही थर्ड लेवल को ढूंढते थे हर वीकेंड, क्योंकि अब उनके पास प्रूफ था कि थर्ड लेवल सच में एग्जिस्ट करता है। चार्ली ने बताया कि उसका जो फ्रेंड था सैम, जो कि उसका साइकियाट्रिस्ट भी था, वो अचानक से गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। कोई नहीं जानता कि सैम कहाँ गया। लेकिन चार्ली को कुछ शक हो रहा था, क्योंकि सैम जो था वो एक शहर का लड़का था, शहर में पला बड़ा, शहर में ही रहा था। और जब भी चार्ली उसको गेल्सबर्ग, अपने होम टाउन के बारे में बताता था कि मैं वहीं पर स्कूल में पढ़ा हूँ, वहीं के स्कूल्स में पढ़ा हूँ, तो वो हमेशा कहता था, यानी कि सैम हमेशा गेल्सबर्ग की बातें सुनने पर कहता था कि उसको उस जगह की बातें सुनना बहुत पसंद है, उसको उस टाइप की जगह बहुत पसंद है। और तब चार्ली कहता है कि सैम भी वहीं पहुंच गया है शायद 1894 में, गेल्सबर्ग में पहुंच गया है वो। अब इसका रीज़न बताता है कि ऐसा क्यों शक हुआ उसको कि सैम पहुंच गया 1894 में। रीज़न बताया चार्ली ने कि एक रात वो अपने स्टैम्प कलेक्शन को यूं ही देख रहा था, दोबारा से देख रहा था, अपने कलेक्शन को ध्यान से चेक कर रहा था, तो उसको कुछ मिला। उसको एक फर्स्ट डे कवर मिला। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जो भी स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो कोई भी नया स्टैम्प इशू होने वाले दिन ही खरीद लेते हैं और उसको एक एनवेलप पे लगाकर उसमें ब्लैंक पेपर डालकर अपने आप को ही मेल कर लेते हैं, सो दैट उनके पास डेट का प्रूफ रह जाता है। उस टाइप के एनवेलप को कभी नहीं खोला जाता क्योंकि उसमें ब्लैंक पेपर होता है, वो केवल उनके पास एज अ प्रूफ उनके कलेक्शन में रह जाता है। तो इस टाइप के एनवेलप को बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। तो अब चार्ली को अपने स्टैम्प कलेक्शन में मिलता है एक फर्स्ट डे कवर। वो फर्स्ट डे कवर, उसके बारे में चार्ली ने कहा कि जो फर्स्ट डे कवर मुझे मिला वो मेरे कलेक्शन में कभी था ही नहीं, वो तो वहाँ नहीं होना चाहिए था, जब मैंने वो पहले कभी नहीं देखा, मेरे इतने पुराने कलेक्शन में वो फर्स्ट डे कवर आया कहाँ से? लेकिन वो तो वहीं था, वो वहाँ था क्योंकि किसी ने उसको उस ज़माने में उसके ग्रैंडफादर को मेल कर दिया था उनके गेल्सबर्ग वाले होम में, इसीलिए वो यहाँ पर उसको मिला। और एनवलप पे यही एड्रेस पड़ा हुआ था, गेल्सबर्ग का, और वो उसके कलेक्शन में 18 जुलाई 1894 से पड़ा हुआ था। चार्ली के कलेक्शन में वो अलग सा जो फर्स्ट डे कवर था वो 18 जुलाई 1894 को आया हुआ था। पोस्ट मार्क से उसको डेट पता चली। स्टैम्प 6 सेंट का था, डल ब्राउन कलर का था, उस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की फ़ोटो लगी हुई थी उस स्टैम्प पे। नेचुरली क्या होता था, जब कोई भी एनवलप चार्ली के ग्रैंडफादर के मेल में आता था वो सीधा सीधा उनके कलेक्शन में चला जाता था और वहीं पड़ा रहता था। तो चार्ली ने उसको निकाला, खोला और उसको पढ़ा। यूजुअली फर्स्ट डे कवर्स जो होते हैं वो ब्लैंक होते हैं, लेकिन ये वाला एनवलप ब्लैंक नहीं था, इसमें कुछ लिखा था। जो लेटर था वो ब्लैंक नहीं था, उसमें सबसे ऊपर तो चार्ली के ग्रैंडफादर का एड्रेस डला हुआ था, गेल्सबर्ग इलिनॉइस का, और वो नोट चार्ली के नाम लिखा गया था। नोट में लिखा था लिखने वाले ने कि मैं चाहता था कि तुम सही निकलो, और फिर मुझे यकीन हो गया कि तुम ठीक कहते थे थर्ड लेवल के बारे में। एंड चार्ली, यकीन मानो ये सच है, तुम सही कह रहे थे, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है और मैं 2 हफ्ते से यहाँ रह रहा हूँ, और अभी भी नीचे गली में कोई पियानो बजा रहा है और सारे लोग बाहर निकल के बैठे हुए हैं घरों से और गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम, इस टाइप का कोई गाना गा रहे हैं। और मुझे भी लैमिनेट पर उन्होंने बुलाया है, तुम भी आओ, चार्ली और लुइजा तुम दोनों आओ और ढूंढते रहो थर्ड लेवल को जब तक तुम्हें ये थर्ड लेवल ना मिल जाए। मेरा यकीन मानो, तुम कभी निराश नहीं होगे। और नोट पे सैम के साइन थे। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, जिस स्टैम्प स्टोर पे और कॉइन स्टोर पे चार्ली जाता था, स्टैम्प खरीदता था या करेंसी वगैरह एक्सचेंज करता था, तो वहाँ पर उसको पता चला कि सैम ने $800 के ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी है। $800 की ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी है। हो सकता है वो वहाँ पर अपना छोटा मोटा घास फूस का बिजनेस स्टार्ट करने वाला हो। उसने हमेशा कहा था चार्ली से कि वो ऐसा कोई बिज़नेस करना चाहता है, हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जो
चारा होता है जानवरों का, उसका बिजनेस करना चाहता है। तो हो सकता है उसने यही बिजनेस वहाँ पर गेल्सबर्ग में 1894 में स्टार्ट कर लिया हो, क्योंकि वहाँ पर वो अपना करंट बिजनेस नहीं चला सकता है, करंट प्रोफेशन नहीं कैरी आउट कर सकता है, क्योंकि सैम जो है वो एक साइकेट्रिस्ट है। तो 1894 के ज़माने में बहुत शांति हुआ करती थी, लोगों के माइंड अपने आप ही शांत रहा करते थे, तो किसी को साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत ही नहीं होती थी। तो उसका साइकियाट्रिस्ट वाला प्रोफेशन तो वहाँ चलने वाला नहीं था, बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था। तो इसीलिए उसने हो सकता है वहाँ पर अपना चारे का बिजनेस खोलने के लिए इतना पैसा निकाला हो। दैट्स इट, द चैप्टर इज़ ओवर नाउ। इस चैप्टर का कंक्लूज़न ये है कि चार्ली जो है वो वाकई में मॉडर्न वर्ल्ड से परेशान था, मॉडर्न वर्ल्ड की जो हार्शनेस है, जो कठोरता है, उससे परेशान था। तो इसीलिए वो किसी ऐसी जगह के बारे में इमेजिन कर रहा था जो मॉडर्न वर्ल्ड से बहुत पहले 1894 में सेट है। वो चाहता तो किसी नए टाइम की जगह के बारे में भी इमेजिन कर सकता था, लेकिन 1894 ही क्यों, इतना पुराना ज़माना ही क्यों, क्योंकि तब टेंशन वरी जैसा कुछ होता ही नहीं था। इसीलिए चार्ली चाहता था कि वो भी ऐसी पीसफुल लाइफ जिए, इसीलिए उसने ऐसे पुराने टाइम के बारे में सोचा। और ये जो सैम के थर्ड लेवल पे पहुंचने की बात है, ये चार्ली का एक भ्रम है, क्योंकि चार्ली थर्ड लेवल को दोबारा नहीं ढूंढ पाया था। तो हो सकता है उसके टच में रहने के लिए, मतलब थर्ड लेवल के टच में रहने के लिए उसने सैम वाली स्टोरी इमेजिन की हो।